हेलो गाइस, स्वागत है आप सब लोग का इस वीडियो में। आज अपन जानेंगे कि बेसिकली जब अपन लोग आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न हर 31 जुलाई को अपने को फाइल करना रहता है पिछले ईयर का। मतलब जो ईयर में अपन लोग ने इनकम कमाई, मतलब अभी लास्ट होगा 24-25 की फाइलिंग हो गई। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो कुछ भी अपन लोगों ने इनकम उस जगह पे अर्न की, उसका कहीं ना कहीं एक रिटर्न उस जगह पे ईयर एंड के बाद में 31 मार्च 2025 के बाद में उस जगह पे 31 जुलाई 2025 के पहले दो इस बार डेट एक्सटेंड हो गई थी, 15 सितंबर देन 16 सितंबर। तो इसलिए वो एक्सटेंडेड था, बट उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई ऑफ एवरी ईयर रही थी, एवरी असेसमेंट ईयर। जो कुछ भी लास्ट ईयर में अपन ने इनकम कमाया, उसका उस जगह पे अपने को इस ईयर में टैक्स भरना पड़ता है। मतलब अगर 24-25 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक अपन ने जो कुछ भी इनकम कमाया, उसका उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, एज यू ऑल नो कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तो 24-25 में जो कुछ भी इनकम कमाया है, उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि अपने को 31 जुलाई तक उस जगह पे उसका आईटीआर फाइल करना रहता है। तो कहीं ना कहीं 31 जुलाई नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 31 मार्च में वो पहला वाला ईयर खत्म हो गया है। तो जो प्रीवियस ईयर रहता है, प्रीवियस ईयर में पिछले इस साल में जो कुछ भी इनकम कमाया है, उसका टैक्स इस ईयर में, मतलब असेसमेंट ईयर में वो कितना इनकम कमाया उसको असेस करना, उसको गिनना उस जगह पे। वो इस असेसमेंट ईयर में, इस ईयर में अपन लोग असेस करते हैं, तो यहाँ पे इसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं। मतलब अभी 25-26 असेसमेंट ईयर चल रहा है, जिसमें कि अपन ने 24-25 का टैक्स भरा है। तो ये होता है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर बोले तो जिस ईयर में अपन लोगों ने इनकम कमाया, एंड असेसमेंट ईयर मतलब जिस ईयर में अपन ने उसका टैक्स उस जगह पे गवर्नमेंट को दिया। बहुत सारे टैक्स रिटर्न्स यहाँ पे अलग अलग फाइलिंग्स होते हैं। अपने टैक्स कंसल्टेंट से उस जगह पे अपन लोग डिस्कस करके ये सारी चीज़ें उस जगह पे कर सकते हैं। बहुत सारे रहते हैं, ITR 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप सैलरीड पीपल हो, आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो, आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, आपके उसका उस जगह पे आपका क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर कुछ है, वो अगर 1,25,000 तक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ITR 1 फाइल कर सकते हो। अदरवाइज आपका अगर 44 AD वगैरह कुछ है, तो आप लोग अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो ITR 4 कर सकते हो। उसके बाद में आपका अगर कुछ कैपिटल गेन है, आपकी सैलरी है, तो ITR 2 कर सकते हो। आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो ITR 3 कर सकते हो। उसके बाद में कुछ कंपनीज LLPs होती है, उनको ITR 5 6 7 वगैरह एप्लीकेबल होता जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस जगह पे ITR से उस जगह पे अपने को है। एंड सेकेंड चीज़, क्या कौन से व्हाट आर द हेड्स ऑफ इनकम, किस तरीके से उस क्या क्या इनकम ITR में उस जगह पे अपन लोग शो करते हैं। तो बेसिकली इनकम के कुछ हेड्स होते हैं। सबसे पहले बात करें तो सैलरी होता है। मतलब सैलरी हेड्स मतलब किस किस सोर्स से अपने को इनकम हो सकती है। तो सबसे पहले होता है सैलरी। सैलरी से अपन लोग कहीं ना कहीं इनकम अर्न कर सकते हैं। सेकेंडली होता है कि हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी मतलब कोई हाउस प्रॉपर्टी है, उसको अपन ने रेंट पे दे दिया, उसमें कुछ रेंट आ रहा है, तो वो एक इनकम उस जगह पे ITR पे अपने को मेंशन करनी रहती है। थर्ड होता है PGBP। PGBP बोले तो प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब आप कोई अपना बिजनेस चला रहे हो, आपका खुद का कोई प्रोफेशन है, आप डॉक्टर हो, आप CA हो, आप CS हो, आप CMA हो, आप एडवोकेट हो, उस जगह पे उससे उस प्रैक्टिस से आपको कुछ इनकम होती है, तो वो आएगा PGBP पे। देन आता है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन इन द सेंस जो कुछ भी आपकी प्रॉपर्टीज रहेगा, असेट्स रहेगा, शेयर्स रहेंगे, उसको बेच के जो कुछ भी गेन हुआ। मतलब मेरी प्रॉपर्टी थी जो मैंने 50 लाख में ली थी, अभी मैंने उसको 1 लाख में बेच दिया, 1 करोड़ में बेच दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे 50 लाख का कैपिटल गेन हुआ है। तो ये कैपिटल गेन भी टैक्सेशन होगा। तो इसको अगर आपने बैंक में कैपिटल गेन अकाउंट में रखा, एंड उसके ऊपर 2 साल में उसी पैसे से कोई नई प्रॉपर्टी, या 3 साल में उस जगह पे खुद के प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन, अगर आपको उतने पैसे सारे पैसों से उस जगह पे करते हो, तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर उस टाइम पीरियड में अपन लोग ये चीज़ नहीं करते, तो कहीं ना कहीं ये फिर से टैक्सेबल होगा। और अगर 1 करोड़ मिला है, उसमें से 80 लाख का ही आप लोगों ने उस जगह पे दूसरा घर लेने के लिए यूज़ किया, तो रहे वाला 20 लाख उस जगह पे टैक्सेबल हो जाएगा। ये होता है कैपिटल गेन। उसके बाद में तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कुछ भी आपको डिविडेंड्स मिलता है, उस जगह पे जो कुछ भी आपको सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, ये सारी जो कुछ भी आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, शादी में मिले वाला गिफ्ट उस जगह पे पूरी तरह से एग्जम्प्ट रहता है। बाकी तो 50,000 के ऊपर रहेगा तो उस जगह पे टैक्सेबल रहेगा। तो मुझे लगता है ये सारे इनकम के हेड्स होते हैं। इसकी पूरी टोटल आती है। उसके बाद में जो कुछ भी डिडक्शंस आप लोगों के है, तो ये सारे डिडक्शंस उस जगह पे आप लोग ले सकते हो। जैसे कि आप लोग LIC का प्रीमियम भरते हो, आप लोग उस जगह पे किसी
अपने बच्चों की उस जगह पे ट्यूशन फीस, अपने कॉलेज फीस रहती है उसमें की जो ट्यूशन फीस रहती है उसका डिडक्शन, किसी उस जगह पे पीएम रिलीफ फंड हो गया, किसी फंड में उस जगह आप लोगों ने डोनेशन दिया, तो वो डोनेशन का भी आप लोग उस जगह पे डिडक्शन ले सकते हो। बहुत सारे डिडक्शंस है, बहुत सारे ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया। उस जगह पे आप लोग जो होम लोन पे इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो जो इंटरेस्ट पे करते हो उसके ऊपर आप लोग उस जगह पे एक तरीके का जो भी वो इंटरेस्ट का पोर्शन है उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो ये सारे तो तो अपनी टोटल इनकम में से ये सारी डिडक्शन माइनस करने के बाद आती है आपकी टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल इनकम में फिर आपका टैक्स लगता है, फिर आप न्यू टैक्स रेजिम, ओल्ड टैक्स रेजिम जिसमें भी उस जगह पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे उस जगह पे उस तरीके का आपका टैक्स रहेगा। उसमें से जो कुछ भी टीडीएस आपका कटा है, यू नो आप लोगों का जब सैलरी होता है, जो भी सैलरीड पर्सन है, तो सैलरी के साथ में कुछ परसेंटेज ऑफ सैलरी उस जगह पे टीडीएस कटता है। तो जो कुछ भी टीडीएस ड्यूरिंग द ईयर कटा है, तो कहीं ना कहीं उस एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस रिटर्न फाइल किया होगा, आपके पैन के ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड उस जगह पे उतने का, अगर आपका साल भर में 1 लाख का टीडीएस कटा है और आपके 5 लाख अभी आपकी टैक्सेबल लाइबिलिटी पूरी आ रही है, मतलब 5 लाख का अगर आपको टैक्स पे करना है, तो कहीं ना कहीं वो 1 लाख रुपए जो आपने टीडीएस के माध्यम से ऑलरेडी पे करे, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे माइनस होंगे और रहे वाली 4 लाख ही अपने को पेड करने पड़ेंगे। और टीडीएस टीसीएस जो कुछ भी है वो सारी चीज़ें उस जगह पे आपको एक स्टेटमेंट में मिल जाएगी, कहाँ कहाँ पे किस किस ट्रांजेक्शन में आपका टीडीएस कट हुआ है, बीट सैलरी, बीट अदर कुछ। तो फॉर्म 16 ए वगैरह, फॉर्म 16 बी वगैरह, उस जगह पे आपको उसमें वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उस जगह पे एक पूरा क्या बोल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपका टीडीएस कट हुआ है इसका एक स्टेटमेंट भी आपको उस जगह पे पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसा ही उस जगह पे सारे डिडक्शंस हो गए, या जो कुछ भी टोटल टैक्स में से जो कुछ भी टीडीएस टीसीएस की का जो कुछ भी क्रेडिट उस जगह पे अपन लोग ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उस जगह पे लेके अंत में जो कुछ भी टैक्स लाइबिलिटी आती है वो आपको गवर्नमेंट को उस जगह पे करनी पड़ेगी। और अब और ऑलरेडी आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो आ रही है, बट जो कुछ भी आपका टीडीएस कटा है, तो कहीं ना कहीं उसको भी आपका रिफंड मिल सकता है। उसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें आईटीआर से रिलेटेड है। हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, पीजीबीपी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, उसके बाद में आईओएस हो गया। सो ये सारी चीज़ें रहती है, ये सारी इनकम उस जगह पे आपके आईटीआर में आपको शो करनी पड़ती है। इससे अगर कोई इनकम हुई है तो शो करनी है, नहीं है तो ठीक है। सो ये सारी बातें उस जगह पे आईटीआर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच, बाय।